कि न्यूज़ एंकर बनना होता कैसा है? कैसा लगता है? डेली रेगुलर आपकी स्क्रीन पे आते हैं। क्या वो हंसाते कपिल शर्मा की तरह? नहीं। क्या वो तुलसी की तरह आपको रुलाते? ना, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। कि एंकर्स को इमोशनल होना अलाउड है? इमोशन जो भी है ना, हाँ। मेरे हिसाब से दिखना चाहिए। गुस्सा है, गुस्सा दिखना चाहिए। अब इंडिया वर्ल्ड कप जीता तो चीयर अप करेगा करेगा ही। एंकर, क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल। या वो सलमा सुल्तान की तरह क्या ऐसे बोल- थोड़ी बोलेगा अभी अभी समाचार मिला है कि भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया, ऐसे नहीं बोल सकते हम। Exactly. मुझे ऐसा लगता है जब न्यूज़ शुरुआत में आती है तो वो शायद अलग फेस होता है उसका, फिर बाद में अपडेट आते रहते हैं जब नई नई चीजें पता चलती रहती है तो थोड़ी जैसे चीजें मैंने change आपको भी बताया ना कि इलेक्शन के रिजल्ट के हम्म, टाइम उस वक्त ये सबसे ज्यादा होता ज्यादा है कि रिजल्ट में शुरू में ये पार्टी आ गए तो एंकर उस तरह से बोलना शुरू कर जी। देते। मुझे ना कोई 3 क्वालिटीज बताइए जो न्यूज़ एंकर में होनी ही चाहिए। 3 क्वालिटीज। फर्स्ट, ही इज अ गुड ऑरेटर। सेकंड, कंटिन्यू अपडेटेड होना चाहिए। थर्ड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड डिग्रीज, जहां पर हम बातें करेंगे बियॉन्ड क्लासरूम, बियॉन्ड रेगुलर मार्कशीट, और हम लोग किसी एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलेंगे और फिगर आउट करेंगे उनका करियर एंड हाउ इट वेंट, उनके करियर के बारे में जानेंगे। सो आई हैव अ वेरी स्पेशल पर्सनालिटी टुडे जिनके पास 31 ईयर्स का मैसिव एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ मीडिया एंड आज उन्हीं से ही मिलके जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में। सो विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज लेट्स वेलकम देवांग भट्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल बढ़िया, बहुत सुपर। ऑलराइट, तो शुरुआत करते हैं कि आजकल जिंदगी कैसी चल रही है? जिंदगी अच्छी चल रही है, मतलब जो रूटीन है। और मेरे हिसाब से जिंदगी को चलने में कभी जिंदगी को चैलेंज नहीं करना चाहिए। जैसी मेरे चल लाइफ रही का है। पहला उसूल है कि लाइफ को कभी चैलेंज मत करो, क्योंकि अगर आप चैलेंज करोगे लेकिन जब उसने चैलेंज करना शुरू कर दिया ना तो बहुत कठिन हो जाएगा। सो लाइफ को कभी चैलेंज मत करो, वही फ्लो में बहते रहो। हाँ, सही, गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो। वाओ, दैट्स कूल। ओके, सो आज आपकी लाइफ में आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद में आज आपका दिन कैसे निकलता है? लाइक हाउ योर डे स्टार्ट्स एंड कैसे दिन खत्म होता है? बिल्कुल लेजी तरीके से ही है। कभी दिन को स्केड्यूल होता ही नहीं है मेरा। आराम से उठो, 9 बजे उठो आराम से, रात को 1-1:30 बजे सो। तो लाइफ की शुरू के दिनों में थोड़ी दिक्कतें रहती थी, ये करो वो करो, लेकिन जैसे जैसे समझते गए ना हम जिंदगी को, तो मुझे लगा कि नहीं, बस जो डिसाइडेड है ना तो उसी तरह से होना है। मैं कितना भी घाय कर लूँ, ट्रू है ना, कितना भी प्लान कर लूँ, हाँ ये सब अच्छा लगता है कि टू डू लिस्ट बनाओ, ये करो वो करो, लेकिन वही होता है जो मंजूर खुदा होता है ना। तो हाँ, इतने चौकन्ने रहो कि इतने टास्क करने हैं, लेकिन मैं सोचू कि नहीं, ये करके ही रहूंगा। नो 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 नो, आराम से। तो लाइफ पूरा दिन अच्छी तरह से शुरू होता है। सही है। सुबह आराम से चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, टीवी देखते हैं, हेडलाइंस देख लेते हैं, हेडलाइन पास ऑन कर देते हैं बच्चों को कैसे करना है। ऑफिस जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं और आराम से रात को 9-10 बजे घर पे आते हैं। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि आफ्टर 31 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऐसा कि लाइफ आराम से तो हो रही है ना, लाइक एवरीथिंग इज कूल, राइट? लाइक इतना ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद बहुत सही बताऊं, राइट नाउ बहुत सही बताऊं, ये जो आपने पूछा ना, अगर मेरे दोस्त ये शो देखते होंगे ना, तो वो तुरंत रोकेंगे, बोले यार 31 क्या क्यों पूछ रहा है, ये बंदा पहले दिन से ही ऐसे आराम से ही जी रहा है। सो ये 31 ईयर के बाद कुछ सुकून मिला या तो लाइफस्टाइल चेंज हुई, ऐसा नहीं है। मैं एक मजाकिया तौर पे बताता हूँ। मेरे ग्रुप में है ना, मेरा एक इमेज लेट लतीफ का है। ओके, लेट लतीफ का। हाँ, आज भी आप थोड़ा सा देख नहीं, हम ऐसे क्यों आया, वही बता रहा हूँ, इसी पे आ रहा हूँ दोस्त जी। अब लेट लतीफ का मेरा जो इमेज बन गया, हाँ जी, ये लेवल तक हाइट पहुंच गई थी कि मुझे अगर शादी का इनविटेशन भी देना है दोस्तों को, तो मेरे घर पे आते थे, बोले देवांग ये 25 तारीख का शादी है, उसका इनविटेशन है। मैं कार्ड खोल के देखता था तो अंदर 26 तारीख लिखा होता था। तो मैंने बोला 26, बोले तेरे लिए हम 25 बोल रहे हैं ताकि तू 26 को आएगा। अब हुआ ये कि आपने बोला ना कि आज भी लेट आए। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि यार कोई भी एक इमेज बनाने में कितनी मेहनत लगती है। बहुत ज्यादा। ट्रू,
तो लेट लतीफ की इमेज बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अब वो तोड़ने नहीं दूंगा यार। इतने सालों की मेहनत के बाद अगर ये इमेज बनी है तो लेट ही आना है। So let them think what they think basically. Yeah, okay. है ना, however it is. हम ऐसा ही है, हम ऐसे ही है। Wow, that's pretty good thing. Okay. चलो अभी हम लोग है ना आपके न्यूज इंडस्ट्री के ऊपर आते हैं थोड़ा सा, उसके बारे में आपके से थोड़ा प्रोफेशनली, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरा पॉडकास्ट देखते हैं और उनके लिए ना एक थोड़ा इंस्पिरेशन होगा, प्रेरणा होगा, जो बनना चाहते हैं, न्यूज एंकर बनना चाहते हैं या कभी अपने आप को टेलीविजन पे देखना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा रहेगा। तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि न्यूज एंकर बनना होता कैसा है, कैसा लगता है? मेरे हिसाब से अगर इसको मैं अपने तरीके से मैं आपके मतलब जो भी व्यूअर है, जो आपने बोला कि बहुत लोग जो ऐसा ड्रीम रखते हैं या तो कोई गोल बनाया कि आई वांट टू बी अ न्यूज एंकर, तो मैं उन्हें कहूंगा कि प्लीज अगर सोचा है ना तो बन के रहो। क्यों? एक बात सोचो आप कि गुजरात की बात करें, फिर हिंदुस्तान पे ही जाएंगे हम जी। गुजरात में टोटल एक्टिव जो रियल बड़े प्लेटफॉर्म पे अपनी न्यूज चैनल्स दिखा रहे ऐसे 12 या 13 प्लेयर्स हैं। ओके, राइट। सो पूरे गुजरात में आप न्यूज चैनल सर्व करेंगे तो टोटल ऑल टुगेदर 12-13 मिलेगी। हाँ 15-16 है, लेकिन उसमें वो जो बाकी 4-5 है ना, वो कभी बंद भी हो जाती, कभी चालू भी जाती, लेकिन कंसिस्टेंट चलने वाली 12-13 न्यूज चैनल्स है। ओके, अभी सोचो ये टोटल 6.5 करोड़ की गुजरात की पॉपुलेशन, अब 6.5 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर आपके नॉन फेसेस कौन कौन है? जैसे हम अगर उसको कैटेगराइज करते हैं, सो हमारे 182 एमएलएस, ओके, जिनके चेहरे सब लोग जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, जनता ने चुना है उनको। 26 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओके, करेक्ट। अभी आप सोचो कि ये जो 12-13 न्यूज चैनल्स है, लेकिन वो जो चेहरे मैंने बोला ना 182 या 26, उसमें सीएम, डेप्यूटी सीएम और मिनिस्टर को छोड़ के बाकी अगर मैं आंख बंद करके बोलूं कि ये मिनिस्टर का चेहरा याद करो या तो सॉरी ये एमएलए का चेहरा याद करो, आपको याद नहीं आएगा। ओके, अभी यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री पे आ जाता है। 6.5 करोड़ गुजरात की पॉपुलेशन के अंदर ये 12-13 चैनल्स, एवरेज एक चैनल में 10 एंकर्स काउंट कर लो आप। ठीक है, तो ठीक है, सो 120 चेहरे ऐसे सर कि उसको उसकी फेस वैल्यू है। करेक्ट। आज वो कहीं पे भी जाएगा, कहीं पे गुजरात के कोई भी कोने में जाएगा, लोग रिकॉग्नाइज करेंगे उसके फेस से कि यार, क्योंकि वो बंदा रेगुलर दिखता है। सिर्फ दिखता नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे मॉडल्स है जो होर्डिंग्स पे लगे दिखते हैं, लेकिन ये इंटेलेक्चुअल ग्लैमर है। एग्जैक्टली, इसमें सिर्फ ग्लैमर नहीं, सिर्फ इंटेलिजेंस ही नहीं है, जितने भी फेसेस है ना इंटेलेक्चुअल ग्लैमर है। और वो डेली रेगुलर आपकी स्क्रीन पे आते हैं, और आप उसे क्यों देखते हो? क्या वो हंसाते कपिल शर्मा की तरह? क्या वो तुलसी की तरह आपको रुलाते? ना, उससे कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। एग्जैक्टली, वो एडुकेट कर रहे हैं सारे ऑडियंस। तो मेरे हिसाब से ना स्टोर्ड हो जाता है ये सबके चेहरे, और मेरे हिसाब से बहुत सारे हिडन बेनिफिट। एंकर बनना स्ट्रगल है, लेकिन उसके साथ साथ लाइफ बहुत ईज हो जाती है। बस स्ट्रगल करो, लेकिन 120 चेहरा यार, पूरे गुजरात में 120 चेहरे, वही सुबह शाम आते हैं, आपको नई नई बातें बता के जाते, कुछ सिखाते जाते, है ना, कुछ जानकारी दे के जाते। तो ये कम्युनिटी में आना मेरे हिसाब से प्रिविलेज है, एक प्राउड है। आपने एक हिडन बेनिफिट भी बोला बीच में, आप उसको थोड़ा इलाबोरेट करेंगे कैसे? हिडन बेनिफिट में बताऊं ना कि लाइफ ईज हो जाती है, जैसे लोग जानने लग जाते हैं, डोंट टेक इट अदरवाइज। लेकिन आज हम कहीं पे भी, मतलब मैं यानी हमारी कम्युनिटी के जितने भी 120 लोग हैं जी, जो बदलते रहते हैं, कई लोग आएंगे, कई लोग जाएंगे, लेकिन वो लोग कहीं पे भी जाएंगे ना, तो उनके लिए क्यों नहीं रहता है, लाइन में नहीं लगना। अमिताभ बच्चन का जो है ना डायलॉग, हम जहाँ खड़े रहते हैं लाइन वहीं से शुरू होता है। कई बार एक्सपीरियंस हुए, जैसे कोई भी जगह ऐसा कि जहाँ की आपको ये कंपल्सन है, इसके बाद ही इतने ये सारा प्रोसीजर फॉलो करना ही पड़ेगा, तो ये ईज हो जाता है। ओके, लोगों का आपके साथ बात करने का तरीका बदल जाता है। मैं बताऊं ना कि डॉक्टर्स, एडवोकेट्स,
इवन जो हमारी रियल पावर है डेमोक्रेसी की, True. जो हमारे चुने हुए हमारे लोग हैं, हम्म, वो लोग भी जब बात करते हैं तो एक अलग तरीके से बात करते हैं, बिल्कुल। और हमारे सामने वो कुछ छिपाते नहीं है। ऐसे तो मैं कॉमन मैन की बात करूं, आज कोई एक बंदा उससे बात करे, कोई कॉमन, और कोई एंकर जाके तो बिल्कुल दिल खोल के वो बात करता है, करेंगे, वो बैरियर टूट जाता है, उसे भरोसा है कि ये जो बंदा है ना या ये बंदी है, ये मेरी बात को आगे लेके जाएगा, हमें कुछ जस्टिस दिलाएगा, या तो ये वो जो अथॉरिटी है वहां तक ये बात पहुंचाएगा, तो एक भरोसा बनता है। तो बाकी लोगों के लिए जो बात करने के लिए जो कुछ बैरियर है ना, वो हमारे साथ बात करने में टूट जाता है और खुल के बात करते लोग। यार कभी ऐसा हुआ है कि कोई न्यूज आप रीड कर रहे हैं, कोई न्यूज आप कवर कर रहे हैं, तो उस न्यूज कवर करते वक्त या रीड करते वक्त आप बहुत इमोशनल हो गए? बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। जैसे अभी आपने एक डिसीजन देखा होगा, ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था हमारे यहाँ, तो उसके जितने भी एक्यूज थे उन सबको सजा डिक्लेयर की। ये किस ईयर की बात ये कर रहे हैं? बॉम्ब ब्लास्ट था 2008 या आई रिमेम्बर, हाँ, यस। सो 2008 में आपने देखा होगा, तो उस वक्त मैं खुद 2006 में एक गुजरात न्यूज चैनल शुरू हुई थी, उससे पहले सिटी केबल था, लेकिन गुजरात न्यूज जो था वो 2006 में शुरू हुआ। 8 में जब ये हुआ, उस वक्त हम जब ये लाइव पे हम बैठे थे, मैं खुद उस टाइम बैठा हुआ था, तो अब समझो इतने लोग मारे गए, इतने लोग घायल हो गए, हम स्क्रीन पे उनके दर्द को हमें बयां करना है। सही बात है। और हम जो सामने विजुअल देखते, किसी का आपने देखा होगा, ब्लर करना पड़ा था हमें, कि किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का मतलब ये आधा बॉडी है वो कटा हुआ पड़ा है, कोई जला हुआ है, किसी को वो जो उसके छुरे होते वो बॉडी में अंदर आ गए। ट्रॉमा सेंटर उस टाइम जो इमरजेंसी का था, वो ट्रॉमा सेंटर में जो घायल लोग उनको लेके आ रहे थे, उनके परिवार वाले रो रहे थे, डॉक्टर्स की जो नर्सें थी, नर्स रो रही थी। अब आप समझो, ये आप स्क्रीन पे देखते हो ना तो भी विचलित हो जाते हो, बिल्कुल। और यहाँ पे एक एंकर को ये विचलित होते हुए भी आपके सामने वो बिल्कुल उसके बारे में बात करना है बॉस, बिल्कुल। इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, वेरी डिफिकल्ट। ट्रू। दूसरा मुझे याद है कि आसाराम का जो कांड हुआ था, आसाराम ने जो 2 बच्चे को, उनके आश्रम के जो 2 बच्चे दीपेश और अभिषेक, उनका हुआ था, राइट? अब एक एग्जैक्ट उसके 1 साल के बाद हमने दीपेश और अभिषेक की बहन को रक्षाबंधन के दिन हमने बुलाया था, और दैट वाज इमोशनल सब्जेक्ट हमने लिया था, कि हर साल आप उनको राखी बांध रहे थे, आज ये पहला साल है जब वो आज आपके भाई नहीं है। बोले बोलते हो मेरी भी अभी आंखें गीली हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त ये उन दोनों की बहनें जो सामने बैठी थी, बच्चियां थी, 12-15 साल की लड़की थी, छोटी, वो दोनों लड़कियां इतनी इमोशनली बात कर रही थी, मतलब आंसू बह रहे थे। यू वोंट बिलीव, मेरे साथ मेरे बाजू में एंकर थी ख्याति करके, तो मैंने अपने कैमरामैन को इशारा किया कि आप है ना, हमारा एक साइन होता है कि मुझे स्क्रीन पे मत लाओ। ओके। तो उसने तुरंत ही वो पीसीआर को बता दिया, हमारा जो प्रोडक्शन कंट्रोल रूम है, तो पीसीआर में बोला कि अभी देवांग सर को स्क्रीन पे मत लाओ। तो स्क्रीन पे वो दोनों लड़की आई थी, जैसे मुझे सिग्नल आया कि आप स्क्रीन पे नहीं है, मैं सीधा चालू लाइव शो था, मैं अपनी चेयर से उठ के मैं मेकअप रूम में गया, मैं रोया था वहां पे। लेकिन देखो ये ना बहुत टफ सिचुएशन है हमारे लिए। तुरंत ही मैंने अपने आप को संभाल के 1 मिनट के बाद वापस मैं चेयर पे आ गया और चालू कर दिया शो। मैं अभी आपसे यही पूछने वाला था, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि एंकर्स को इमोशनल होना अलाउड है? यस, शुड बी। देखो एक बात है कि अलग तरीके से मत लेना, वी आर नॉट पॉलिटिशियन। हाँ बिल्कुल, कि कभी आप वो न्यूज कवर करोगे तो जो इमोशन आ जाती है ना, बॉस, ह्यूमन बीइंग है कोई भी। ये एआई वाला एंकर थोड़ी है कि वो सिर्फ रीड कर देगा। एआई वाला खाली बोल देगा। हाँ, कुछ भी बोलोगा तो वो इमोशनल नहीं हो सकता एआई का एंकर। जब
तो ये इमोशन जो भी है ना, हाँ, मेरे हिसाब से दिखना चाहिए। गुस्सा है, गुस्सा दिखना चाहिए। ट्रू, कंट्रोल में एक लिमिट है उसकी। एग्जैक्टली, आपकी इमोशन है, दिखनी चाहिए। वो बाउंड्रीज खुश है, अब इंडिया वर्ल्ड कप जीता तो चीयर अप करेगा, क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल। या वो सलमा सुल्तान की तरह ऐसे क्या थोड़ी बोला? बोलेगा अभी समाचार मिला है कि भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया, ऐसे नहीं बोल सकते हम। एग्जैक्टली, ऐसे चिल्लम चिल्ली और सीखो ना अर्नब से। या अर्नब पे चलो हम आएंगे, इस टॉपिक पे भी लेटर ऑन, मेरे पास है इनके रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन। लेकिन काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि न्यूज एंकरिंग तो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़कर बोल ही देना है सिर्फ। सो बट आपने यहाँ पर एक पॉइंट पुट ऑन किया कि इमोशनल होना भी जरूरी है वहाँ पर। अगर हो ही जाएगा बॉस। एग्जैक्टली, मैं बताऊं ना कि कोई भी बंदा हो, वी आर नॉट रोबोट। एग्जैक्टली, हम एआई नहीं है। हम एआई नहीं है, हमारे पास फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स से तो आ ही जाएगी ना। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो स्क्रिप्ट राइटिंग है या ये न्यूज लिखते हैं, ये न्यूज बनती कैसे है, ये प्रोसेस को अगर आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता सकते हैं। ओके, मेरे हिसाब से सब लोगों को पता ही है कि न्यूज चैनल में हमारे सोर्स और हमारे रिपोर्टर्स, ये जो दो है, उन्हीं की बदौलत हमें कोई सूचनाएं मिलती है। कोई भगवान तो है नहीं जी, बिल्कुल, सपना तो आएगा नहीं, सपना तो आएगा ही नहीं कि ये करने वाला, ये होने वाला, या तो ये हो गया है। तो ये जो है ना, सोर्स और रिपोर्टर्स के ऊपर कोई भी न्यूज चैनल वो इसी पे काम करती है। हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में जाके जो वहां पे जो भी कवरेज करते वो बात बताते। जब आता है वो क्या होता है कि देयर इज अ टू टाइप ऑफ डेस्क, वन इज इनपुट डेस्क एंड वन इज आउटपुट डेस्क। ओके, इनपुट डेस्क के अंदर सब जो भी जैसे नॉर्मल कॉमन मैन की लैंग्वेज में बोले तो जो भी माल आता है ना, वो वहां पे आता है। ठीक है। इनपुट डेस्क में आ गया। अब इनपुट डेस्क में आने के बाद आउटपुट डेस्क डिसाइड करता है कि इतना सारा माल तो आ गया। अब आप सोचो कि कितने सारी घटनाएं बनती होगी अहमदाबाद में, पूरे गुजरात में, ये इतनी सारी घटनाएं बनती है। लेकिन इस वक्त या तो हमारे चैनल की पॉलिसी की ध्यान रखे होके, या तो लोगों का टेस्ट क्या है वो देख के उसमें से चुने जाते न्यूज, या तो मैटर क्या मैटर लेनी है। उसके बाद वो दिया जाता है कॉपी एडिटर को। कॉपी एडिटर यानी नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में बोलो तो स्क्रिप्ट राइटर, या ओके, तो उनको दिया जाता है, वो उसके हिसाब से स्क्रिप्ट लिखते हैं। उस स्क्रिप्ट लिखने के बाद वो जाता है अगेन आउटपुट डेस्क, जो देता है जो विजुअल्स आए, वो स्क्रिप्ट लिखिए, उसके हिसाब से वो विजुअल्स जो है उसको एडिट करते हैं। जो स्क्रिप्ट लिखिए उसमें अगर वॉइस ओवर है तो वॉइस ओवर वाले को दिया जाता है। उस स्क्रिप्ट के अंदर जो एंकर को बोलना है वो एंकर को दिया जाता है। ऐसे करके जब ये लाइव शुरू होता है तब ये पूरा जो भी ये बनी पूरी कैप्सूल बोलते हैं, वो जो भी बनी वो सीधा आप स्क्रीन पर देखते हो। फिर तो मतलब लोगों को लगता है कि न्यूज एंकर, क्योंकि न्यूज एंकर ही दिखता है चैनल के ऊपर, तो सबको लगता है कि न्यूज एंकर के पीछे भी एक बहुत बड़ी टीम होगी, आई बिलीव। यस, और उनका क्या रोल है इसके अंदर? न्यूज एंकर के पीछे इट्स अ टीम वर्क, कैसे, जैसे मैं बताऊं कि जैसे कोई लाइव में बैठा हुआ है बंदा, अब कोई भी, जैसे मैं अपनी बात करूं, जो बता रहा था आपको बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में, अब मैं तो स्टूडियो में बैठा हूं, आपको तो पता नहीं है वहां क्या हो रहा है, पता नहीं है। तो यही स्मार्टनेस, यही प्रॉम्प्ट, ये बंदा इतना प्रॉम्प्ट होना चाहिए कि उससे, देखो एक बात है कि एक हम जब बचपन में छोटे थे, सब के पापा ने, मम्मी ने, दादा, चाचू ने, सब ने एक बात बोली होगी कि बेटा जैक ऑफ ऑल मत बनो, किंग ऑफ वन बनो। ट्रू, राइट? ये हमें सबको बताया जाता था, आज भी बताते कि जैक ऑफ ऑल मत बनो, किंग ऑफ वन बनो। लेकिन ये न्यूज रीडिंग वाला जो हमारा मामला है ना, हमारी इंडस्ट्री, उसमें जैक ऑफ ऑल की ज्यादा अहमियत है। हमें सब सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। हमें फुटबॉल के बारे में भी पता होना चाहिए, टेनिस के बारे में भी पता होना चाहिए, पॉलिटिक्स में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में भी पता होना चाहिए, अलग अलग स्टेट की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, क्या क्या चल रहा है, वो भी पता होना चाहिए। हमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट कैसे काम करते हैं वो भी पता होना चाहिए।
क्या एंटरटेनमेंट भी पता होना एंटरटेनमेंट चाहिए, भी पता होना चाहिए, क्या रणबीर क्या गुल खिला रहा है, ये क्या, सब कुछ पता होना बिल्कुल। चाहिए। यानी जैक ऑफ ऑल होगा, या तभी जाके वो अपनी बात को, जब भी कोई भी आया सब्जेक्ट, हाँ, तो उसके ऊपर वो अपने गुजराती में बोलता ना, मुद्दा परથી वार्ता बनावी શકે, बना भी सके, हाँ। एटलीस्ट जस्टिफाई कर देगा, जस्टिफाई कर पाएगा, कर पाएगा और at least। थोड़ा अपना लॉजिक, उसका स्टडी होना चाहिए। तो और फिर डिपेंड करता है एंकर के इंटरेस्ट के ऊपर। पता सब है मुझे, लेकिन उसका इंटरेस्ट अगर पॉलिटिक्स में, तो पॉलिटिक्स में ज्यादा परफॉर्म करेगा, उसका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में ज्यादा है तो तो उसमें उसमें परफॉर्म करेगा, लेकिन वो उसको जस्टिफाई तो कर ही देगा एटलीस्ट। या हर एक एंकर का ना अलग स्टाइल होता है, सबका एक अलग स्टाइल है। जितने भी हम न्यूज एंकर्स देखते हैं उनका वॉइस मॉड्यूलेशन सबका बढ़िया ही है, लेकिन एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ जस्टिफाइंग द शुड भी होना ही चाहिए, नहीं तो कैसे आप अलग अलग उसको रेटिंग करोगे ना, रेटिंग कैसे करेंगे, है ना। तो आपके हिसाब से कि ऐसा स्टाइल इज ओके बट ऐसा स्टाइल इज नॉट ओके, मतलब ऐसा आप एंकरिंग का स्टाइल हो सकता है, देखो ऐसा नहीं हो सकता। स्टाइल करना कुछ गलत नहीं है, लेकिन वो नौटंकी नहीं लगनी चाहिए, नौटंकी नहीं लगनी चाहिए, हाँ, नौटंकी नहीं लगनी चाहिए, इट शुड बी। और होता है नेचुरल, हर एक बंदे का स्टाइल होता है। हाँ। कई बंदे मैंने देखे जो ऐसे आंखा ऐसे कर करके, जब गुस्से हो जाते तो ऐसे कर करके वो बात कर, वो नेचुरल है उसका यार, बिल्कुल। हाँ। तो जैसे मैं अपना भी कभी कभी मैं स्टाइल बनाया हुआ है मैंने, और कभी कभी नहीं थी, लोगों ने मुझे बताया। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे जो अतिथि के जो सेलिब्रिटी इंटरव्यू वाले शो है, मुझे 100-150 एपिसोड के बाद मुझे एक व्यूअर ने एक लेटर लिखा था। ओके। उस लेटर के अंदर मेरी एक ऐसी बात बताई जो मुझे भी नहीं पता थी कि ये मैं ये कर रहा हूं मैं। अच्छा। और उसने ये लिखा था अंदर कि गुजराती में लिखा था, मतलब हिंदी में बता रहा हूं, कि देवांग जी, आप अपने इंटरव्यू में एक वर्ड जो 3 बार बोलते हो ना, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, क्या हुआ? मैं कभी पूछता था ना, तो जैसे मुझे वेट बट ओके लिसन ये मुझे नहीं पता था, नेचुरल आ रहा था। सो देवांग सर, आप मुझे ना कोई 3 क्वालिटीज बताइए जो न्यूज एंकर में होनी ही चाहिए, 3 क्वालिटीज। फर्स्ट, ही इज अ गुड ऑरेटर, ओके, शुड बी देयर। सेकंड, मैंने जो बताया आपको कि इमोशंस के साथ, हाँ, ऑरेटर होगा तो इमोशन के साथ आ ही जाएगा। फेयर इनफ। सेकंड, उसकी क्वालिटी में मुझे लग रहा है कि कंटिन्यू अपडेटेड होना चाहिए। ओके, ही शुड कीप ऑन अपडेटिंग हिमसेल्फ, कीप ऑन अपडेटिंग। और थर्ड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो फियरलेस होना चाहिए। ओके। एंकर में बाकी जो 2 मैंने बताए वर्च्यू, और अगर थर्ड फियरलेस, वो किसी से इंप्रेस नहीं होना चाहिए। He should not be a fanboy, किसी का fanboy नहीं होना चाहिए। Not at all. Clear cut. You should be neutral. Yeah. You should be very much neutral. Yeah. वो बंदा बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए, गुड ऑरेटर और कंटिन्यू अपडेटेड, ये उसकी क्वालिटी तो होनी चाहिए। जिस दिन उसने अपडेट रहना बंद कर दिया, उस दिन से डाउनफॉल शुरू। आपने अभी बोला कि ना ही शुड बी वेरी मच ब्रेव एज वेल, तो मेरे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस में ये भी था कि आपको कभी धमकी आई है ऐसे कि देवांग ये नहीं करना, अदरवाइज हम देख लेंगे? ना ऐसे कभी? ये जो मेरे हिसाब से बातें भी आती है ना कि न्यूज चैनल्स वाले को प्रेशर बहुत आता है, खास करके कभी कभी ऐसे लगाए जाते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज उसके ऊपर प्रेशर करते हैं। नो, इतने मेरी करियर में, हाँ, ये एक है ना, मैं बताऊं कि एक एंकर को भी अपनी लिमिट समझनी चाहिए। बिल्कुल। आप जब लिमिट क्रॉस कर रहे हो किसी भी मामले में, और जब आप जजमेंटल बन के आ रहे हो, होता क्या है मैं बताऊं आपको कि न्यूज एंकर है ना, वो जो चीज है ना उसको सामने रखनी है लोगों को। एग्जैक्टली। अब वो अंदर अपना कुछ एड ऑन करेगा, मसाला, जजमेंटल बनेगा, अपनी चॉइस, अपना लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से अगर वो किसी न्यूज को फेवर करेगा, तो बट ऑब्वियस है, तो आना ही है। लेकिन आज तक मुझे नहीं लगता कि मुझे तो नहीं आपको आया, तो कभी नहीं आया, लेकिन किसी को भी ये नहीं तो हमारी कम्युनिटी में तो बात होती रहती है। नहीं, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, तो इट्स अ मिथ, ये एक मिथ है बेसिकली। मिथ, हाँ, मिथ
लोग बनाते बातें करते हैं, हाँ, हाँ। अच्छा लगता है उनको ऐसी बातें करने में क्योंकि जैसे कोई हाँ, मीडिया वाले ने, हाँ, कोई एंकर ने हाँ, अगर कोई एक सब्जेक्ट आज लिया, हाँ, 2-4 दिन के बाद अगर वो आदमी उसी सब्जेक्ट को एक अलग एंगल से अगर पेश कर रहा है तो तुरंत ये होता है, देखो उसको धमकी आई होगी इसलिए उसने इसलिए मदद उसने की। चेंज कर हाँ, दिया। हाँ। इस वजह से ये बातें चलती होती हैं। बट आई थिंक मुझे लगता है कि शायद न्यूज जब शुरुआत में आती है, ऐसा मेरा पर्सपेक्टिव है, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है जब न्यूज शुरुआत में आती है तो वो शायद अलग फेस होता है उसका, फिर बाद में अपडेट आते रहते हैं, जब नई नई चीजें पता चलती रहती है तो थोड़ी जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम स्क्रीन पे बैठे, अब कोई मैटर आ गई, अब उसके बाद कुछ अपडेट आया, एग्जैक्टली, तो अपने आप उसे चेंज करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो बोलते हैं कि अरे यार पहले ये बताया था, ये बताया। हाँ, अभी खास करके ऐसा कब होता है, देखा बहुत ध्यान से याद करना, आप रिकॉल करना, ये जब कभी रिजल्ट आते हैं ना, हाँ, उस वक्त ये सबसे ज्यादा होता है इलेक्शन के रिजल्ट के टाइम। क्या होता है कि रिजल्ट में शुरू में ये पार्टी आ गए तो एंकर उस तरह से बोलना शुरू कर देता है। एंकर जजमेंटल तो थोड़ी बनेगा कि नहीं यही जीतेगा, यही जीतेगा। और थोड़ी देर के बाद जैसे लगा कि इसका थोड़ा डाउन हो गया, दिल्ली इलेक्शन के टाइम बहुत हुआ था। हाँ जी, जब पहली बार केजरीवाल ने आउट ऑफ 67 सीट्स पे जब था, 3 सीट पे खाली भारतीय जनता पार्टी आई थी, तो उस वक्त ये हुआ था, क्योंकि इससे पहले तो आप देखो, सोचो अब भाजपा चल रहा है, अब रिजल्ट आना शुरू है, पहले आधे घंटे 1 घंटे तक भाजपा चला, लीड कर रहा था। अब खटाक दे के आम आदमी क्या बूम कर दिया था बंदे ने। तो जो आया तो उस हिसाब से चेंज करना पड़ा। हाँ, तो वही एज पर द न्यूज के ऊपर डिपेंड करता है ना, जैसे अपडेट आती जाती है वैसे यू हैव टू चेंज योर स्टांस एज वेल, आप अपना स्टांस भी चेंज करो। वेरी ट्रू। दिवांग सर, आप इतने सालों से काम कर रहे हो और आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी मिला आपको कि आप अलग अलग लोगों से, अलग अलग जनरेशंस के साथ अहमदाबाद के आप उनसे काम करना आपको मौका मिला है ना, तो आपने मिलेनियल्स के साथ भी काम किया होगा। आपने जेनजी जो न्यू जनरेशन है उनके साथ भी काम किया, कर रहा हूं, अभी भी आप आई एम श्योर उनके साथ काम। तो आप ये जनरेशंस में डिफरेंस देखते हैं कुछ? 100% डिफरेंस है बस, 100%। मैंने कल ही एक मीटिंग में अपने कहा था कि बी अवेयर ऑफ दिस जनरेशन, खा जाएगी आपको। अच्छा, कसम से। ऐसा क्यों? हाँ, मैं बताऊं कि एक चीज बहुत अच्छी कल मेरे मुंह से निकल गई थी कि ये जनरेशन के पास इंफॉर्मेशन बहुत है लेकिन नॉलेज कम है। दैट्स ट्रू। इनके पास इंफॉर्मेशन बहुत है लेकिन नॉलेज कम है। ये लोग है ना, जैसे मैंने बोला जैक ऑफ ऑल वाला, उनको कोई भी चीज बता दो ना, टक 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 टक, उनके पास सब कुछ है, लेकिन डेप्थ में जाना है ना, वहां जाके ये लोग मिसिंग हो जाते। लेकिन कई मैंने ऐसे जेंजी देखे कि बॉस क्या परफॉर्म करते वो लोग, उनके पास आइडियाज है, थॉट्स है, कुछ नया है हमसे, डिफरेंट माइंडसेट है। और सी कमिंग डेज में ये जनरेशन बढ़ने वाली है, बिल्कुल। तो अगर आप उसके साथ मैच नहीं करोगे अपने आप को, तो या तो आप पीछे रह जाओगे या तो वो आपको छोड़ देंगे। एग्जैक्टली, राइट। अभी सोचो आप आउटडेटेड हो जाओगे। अब सोचो कि जितने भी न्यूज चैनल्स है जी, जब एक इमेजिन करो, है ना, अभी इमेजिन करो एक कि अभी हिंदुस्तान में जितने भी न्यूज चैनल्स है होगी करीबन 500, 700, 800, 900, 1000, 2000, ओके, अलग अलग लैंग्वेज की। बिल्कुल। मलयाली गिन लो, बंगाली गिन लो, हिंदी गिन लो, यह सब ठीक है। बिल्कुल। अब जैसा इमेजिन करो कि अगर आज ही कोई एक जेंजी बंदा है जिसके पापा बहुत पैसे वाले हैं, ओके, और वो पापा उस जेंजी अपने बच्चे का ड्रीम पूरा करने के लिए, उस जेंजी का ड्रीम है अपना मीडिया हाउस शुरू करना, ओके, और वो एक्सक्लूसिव जेंजी के ऊपर अगर कोई न्यूज चैनल लेके आता है, ओके, जस्ट इमेजिन, ओके, जस्ट इमेजिन, हाँ, ठीक है, क्या होगा, पूरा परसेप्शन बदल डालेंगे, exactly. पूरा परसेप्शन। बिल्कुल, ये तो एक तरीके से कह सकते हैं कि रिवॉल्यूशन भी हो सकता है ये, कि ये पूरा चेंज ही हो जाए, पूरी इंडस्ट्री ही चेंज हो जाए। तो आप समझो हर एक न्यूज चैनल के अंदर एटलीस्ट अभी आज की तारीख में 10-15% जेंजी एंटर हो चुके होंगे। बिल्कुल, राइट, एंटर हो चुके हैं। वर्कफोर्स में तो आ ही गए हैं, वर्कफोर्स में आ गए, और कॉर्पोरेट में भी आ चुके हैं, सभी इंडस्ट्रीज में आ चुके हैं। मेरे हिसाब से उनके पास जो है ना, उनका सबसे ज्यादा आउटपुट का यूज करो, जो है उनके पास निकालो, उनके पास से, उनके पास बहुत नए नए आइडियाज बहुत है उनके पास। बिल्कुल।
उनको आइडियाज को लेके अभी के एरा में अपना कंपनी पॉलिसी के हिसाब से कैसे आप प्रेजेंट कर सकते हो, उस तरह से पेश करना शुरू कर दो। हाँ, मैं आपके पास इसी बात पे आने वाला था, क्योंकि काफी कंपनीज ऐसे हैं ना जो अपने पॉलिसीज को मॉडिफाई नहीं करते हैं ज्यादातर, वही ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल जो पॉलिसीज चलती आ तो रही वो हैं बंद हो जाएगी, तो वो बंद हो जाएगी बेसिकली, बंद हो जाएगी। कंपनी शुड आल्सो कीप अप विद द मार्केट। यस यस, है ना, कोडाक है, नोकिया है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एग्जैक्टली, हमने देखे एग्जांपल्स बिल्कुल कि बिल्कुल। अगर अपने आप को अगर चेंज नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। हाँ, आउट ऑफ डेट हो जाओगे आप। थियोरेटिकल नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपको लगता है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज्यादा काम आता है न्यूज एंकरिंग और न्यूज फर्टर्निटी में पर्टिकुलरली? बेसिक के लिए थ्योरेटिकल जरूरी है। ओके, बेसिक क्लियर होना बेसिक्स। देखो एक बात समझो आप, ये जो इंडस्ट्री की बात बता रहा हूँ, आप जी। जनरल पूछ रहे हो या ये नहीं, आप, मैं इस इंडस्ट्री के Okay. पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ। अब आप एक बात समझ लो कि कोई भी इंडस्ट्री में देयर इज अ बेसिक फंडामेंटल उसकी डिजाइन होती है जी, कि हाउ एक इट structure वर्क्स, होता है। स्ट्रक्चर होता है। ओके, उस स्ट्रक्चर को तोड़ के कोई अपना फितूर लगा के अगर कोई बंदा कुछ करना, तो मेरे हिसाब से लंबा नहीं चलता लंबा नहीं चलेगा ना। ओके, ये डिजाइन होना चाहिए, जो है बेसिक है, एथिक्स है, उसके हिसाब से ही चलना चाहिए। तो वो तो यू कांट चेंज, यू कांट चेंज। हाँ, उसमें जाके थोड़ा मॉडिफाइड करो, उसमें थोड़ा एड ऑन करो, देन इट्स ओके। लेकिन थियोरेटिकल नॉलेज में आपको ये पहले अगर ये नहीं पढ़े आप, तो बेसिक आपको नहीं पता होगा। जैसे मैं बताऊं, मैं अपने लेक्चर्स में भी बोलता हूं कई बार कि आपको क्रिस गेल कितना भी अच्छा लगता हो, आपको वीरेंद्र सहवाग कितना भी अच्छा लगता हो, लेकिन अगर आप क्रिकेट सीखना चाहते हो तो आपको सुनील गावस्कर को ही फॉलो करना चाहिए शुरू में, आपको ब्रायन लारा को ही फॉलो करना चाहिए बेसिक्स में। उसके बाद आप जाके जो भी फितूर करना है करो, वहां करो। ट्रू, पहले आप स्टांस लेना सीख लो, स्टांस लेना सीखो भाई। आउटसाइड द ऑफ स्टंप का बॉल है ये हाइट पे, तो आपको छोड़ देना चाहिए। अगर ये हाइट पे तो स्क्वायर कट लगाना चाहिए, अगर लेग स्टंप के ऊपर नीचे आया तो ग्लांस करना चाहिए। तो ये बेसिक्स तो होना चाहिए। अगर आप सोचो कि मुझे वैभव बहुत पसंद है और मैं पहले दिन से वैभव वाला, तो मेरे हिसाब से करियर पे क्वेश्चन आ जाएगा। सो बेसिक जो है, फंडामेंटल है, जो उसके रूल्स है, उसको तो आपको फॉलो करने, और वो आपको मिलता है थियोरेटिकल। ओके, और थियोरेटिकल के बाद जब प्रैक्टिकल में आते हो, तभी आपको कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि थियोरेटिकल में जो ये पढ़ा, ये शायद प्रैक्टिकल में इसमें थोड़ा मॉडिफाइड करना चाहिए, तब जाके करो। ओके, लेकिन बेसिक जो है ना, ये थियोरेटिकल आना चाहिए आपको, बेसिक तो होना ही चाहिए। यस, ओके। अगर है ना, जैसे कोई मेरा व्यूअर है और हमारी बातें सुन के, आपकी बातें सुन के इंस्पायर होता है, वांट टू बिकम अ न्यूज एंकर, जिसका न्यूज से या फिर जर्नलिज्म से कुछ भी लेना देना नहीं है अभी तक, तो वो उसको शुरुआत करनी है, तो वो कैसे शुरुआत करे? उसको इस फील्ड में आना है तो हाँ जी, मैं प्रिफर करूंगा कि उसको कोई भी एक अच्छा सा जर्नलिज्म का कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। बहुत सारे मीडिया हाउसेस है जो सर्टिफिकेट मांगते हैं, ओके, कि आप जर्नलिज्म आपने किया है कि नहीं किया। मेरे यहाँ थोड़ा अलग है। ओके, मैंने एक सिस्टम अलग बनाई है। ओके, क्योंकि मैंने जर्नलिज्म स्टडी नहीं किया है। ओके, अच्छा, मैंने नहीं किया है। ओके, मैंने नहीं किया है। ओके, मैं ये मानता हूं कि जर्नलिज्म इज अ सेंस। जर्नलिज्म एक सेंस है, वो यंग बच्चों में वो एक सेंस पैदा कर देगा। अभी वो कैसे हम करेंगे उसको कंपेयर, लाइक ड्राइविंग इज अ सेंस। क्या? ओके, आप एक बंदा जो आज की तारीख में ये उम्र में भी अगर कोई टू व्हीलर चलाता है जी, और ब्रेक हाथ से लगाने से पहले उसके पांव नीचे आ जाते हैं और पांव से ब्रेक मारता है, उसको कोई भी दुनिया की अच्छी से अच्छी ड्राइविंग स्कूल में भेज दो, वो आदमी ड्राइविंग सीख नहीं पाएगा। ट्रू, ठीक है, क्योंकि वो सेंस डेवलप नहीं हुई है। कुकिंग इज अ सेंस। या ट्रू, आज मेरे जैसा बंदा जिसको कभी भी मतलब पता ही नहीं चलता है कि सब्जियों में मैं फर्क नहीं समझ पाता,
आज मुझे कोई भी अच्छे से अच्छे तुम्हारी वो क्या सरला दलाल और समथिंग तरला दलाल तरला दलाल सरला दलाल हाँ ओके तरला दलाल तरला दलाल के हाँ। कोर्स करवाने के लिए भेज हाँ, दो, उनका भी बहुत मैं होता है कभी ऐसा। नहीं सीख पाऊंगा बॉस। हाँ ट्रू मुझे पता ही नहीं है कि यहाँ ये डालना है ये डालना है, इससे ये हाँ। तो ऐसा जर्नलिज्म सेंस है। ओके जब भी आपको लगता है कि हम्म। आपको कोई ऐसी चीज में इंटरेस्ट है कि ये चीज बनी तो क्यों बनी, अगर आपके दिमाग में सवाल उठते हैं तो आप डेफिनेटली आप समझ लो कि आप में एक जर्नलिज्म सेंस है। मैं आपको सिंपल बताऊं जर्नलिज्म सेंस क्या है। जैसे कि हम यहाँ बैठे जी और हमें कोई आके अभी बताता है कि नीचे एक एक्सीडेंट हुआ है, ओके राइट, वो बंदे ने आके क्या बोला, एक एक्सीडेंट हो गया नीचे। अब दूसरा बंदा है वो आके बोलता है कि नीचे एक एक्सीडेंट हुआ है और एक स्कूटी से एक लड़की गिर गई है। ओके फेयर इनफ एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिली हमें, उसने बताया। तीसरा बंदा आके बोलता है कि स्कूटी को है ना पीछे से किसी ने टक्कर मारी है क्योंकि इसके पीछे की लाइट है ना टूट गई है। ओके आप सोचो, सेंस देखना अभी धीरे धीरे, क्योंकि सबका ऑब्जर्वेशन पैटर्न अलग है। और एक बंदा ऐसा है जो आके बताता है कि एक पीछे से टक्कर मारी है, लगता तो है स्कूटी को टक्कर मारी है, स्कूटी का नंबर ये है, यानी कि ये आरटीओ पासिंग है तो ये यहाँ की हो सकती है लड़की, लड़की गिरी है और लड़की के हाथ में मेहंदी लगी हुई है तो शायद उसका या तो उसके फैमिली में कहीं शादी हाँ ये। अब ये ऑब्जर्वेशन वाला मामला है। ओके फेयर इनफ, ये सेंस है। ओके तो यू ट्राई टू फाइंड आउट डिटेल इन द इंसिडेंट। एग्जैक्टली कोई भी, और मैं बता रहा हूं कि अगर कोई जर्नलिज्म इंडस्ट्री में आना भी चाहता है आने वाले दिनों में, क्या करना चाहिए, सिंपल, एक सिंपल फंडा दे रहा हूं। कोई भी एक न्यूज जब भी आप पढ़ते हो तो तुरंत सोचो कि ये न्यूज आज ही क्यों आई। खास करके मैं पॉलिटिकल के बारे में बता रहा हूं। आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि कॉकरोच पार्टी आई तो क्यों आई। दिमाग में सवाल आना चाहिए, बिल्कुल क्यों आई, अचानक क्यों आ गई, हाउ इट स्टार्टेड, कैसे शुरू हो गया, हाँ, कैसे हुआ, ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्यूरियोसिटी। हाँ ये अगर क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन बनाओगे ना तो आपको 8-10 जवाब मिल जाएंगे। ओके, फिर उसका क्यों आया ना उसके लिए जानने की कोशिश करो, उसके मूल तक जाओ और उसके बाद अब क्या हो सकता है उसे प्रिडिक्ट करने की कोशिश करो। हो सकता है पहले 10 बार 50 बार आप फेल होंगे कि इसके बाद अभी ये होगा, प्रिडिक्शन फेल होगा, लेकिन धीरे 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 टाइम जाते जाते आपका प्रिडिक्शन सही लगेगा। आपको अब समझ जाओगे कि आज ये हुआ है ना, आज पार्लियामेंट में ये मिनिस्टर ने ये बोला है ना, तो देखना 3 महीने के बाद ये हो ऐसा होने वाला है। आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आज ये एक नया है ना, तो सोचना कि आने वाले दिनों में ये हो सकता है, ये चेंजेस दिखेंगे, ये चेंजेस दिखेंगे शहर में। ये सेंस वाली बात, सेंस जरूरी है। दैट इज जर्नलिज्म सेंस, वाओ। और फिर जाके आप डेफिनेटली आप जो भी इंडस्ट्री में आना चाहते, मतलब अलग अलग जो सेगमेंट्स है हमारे, कोई आदमी अच्छा बोल सकता है, कोई आदमी अच्छा लिख सकता है, कई आदमी है जो फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, कई लोग हैं जो कैमरा के पीछे काम कर, स्टूडियो में काम कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप देख लो। लेकिन ये हाउस में तभी आना, मीडिया हाउस में तभी आना जब आप बिल्कुल कमिटेड और डेडिकेटेड हो। बिल्कुल, आपको सब कुछ, ये नहीं है कि आज दिवाली है तो मैं फैमिली के साथ मनाऊंगा, नो वे। पूरी दुनिया दिवाली मनाती होगी, पूरी दुनिया होली मनाती होगी, पूरी दुनिया एंजॉय कर रही होगी, तब ये लोग स्टूडियो में होते हैं जी, और स्टूडियो से बता रहे होंगे कि स्टूडियो से बता रहे हैं। आप समझो, यानी ये इंडस्ट्री में आने वाला जो भी बंदा या बंदी है उसको ये सेक्रीफाइस करना होगा। उसके साथ साथ ये सेक्रीफाइस के लिए उनको सैल्यूट करना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा सलाम किसको जरूरी है, उनके फैमिली मेंबर्स को, या बिकॉज दे आर द बैकबोन। मुझे लगता है कि वो बहुत सपोर्टिव होने चाहिए। और कितना सेक्रीफाइस वो लोग करते हैं, उनके बच्चे, उनकी बीवी है, उनके मम्मी है, उनके पापा है, आज बर्थडे है बीवी की, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ हादसा हो गया तो उसको वो नहीं जा पाएगा। नहीं जा पाएगा। तो ये मेरे हिसाब से ये बहुत ही
उनका सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट भी बहुत जरूरी है, तभी जाके ये मीडिया हाउस वाले, मीडिया कर्मी इतना काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली आपने जैसे बताया बीवी का बर्थडे है और अब नहीं जा सकते तो वापस जाते टाइम बड़ा गिफ्ट लेके जाना पड़ेगा। खर्चा बढ़ जाएगा। आप अहमदाबाद के अंदर जितने भी जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं या कोई न्यूज़ आती है या कोई भी घटना घटती है तो आपके पास ये न्यूज़ आ जाती है, तो आपके पास अगर मैं ऐसा कहूँ कि आप एक एपी सेंटर हो जहाँ पर सारी अहमदाबाद की जितनी भी वारदात है या न्यूज़ है वो आप लोग कवर करते हो, तो आई थिंक यू आर गाइज आर द बेस्ट पर्सन, आप सबसे बेस्ट पर्सन हो मैं ये उनसे पूछने के लिए कि अहमदाबाद कितना सेफ है, हाउ सेफ इज, आप कितना उसको मार्क करते हो कि अहमदाबाद इतना सेफ है या नहीं, बिकॉज आप ही के पास वो एपी सेंटर है जहाँ पर सब न्यूज़ आती है। अहमदाबाद इज सेफ, वेरी सेफ, बिल्कुल वेरी सेफ। और ये तो बार बार हम ये प्रमाण हमें मिलते रहते हैं अहमदाबाद कितना सेफ है। आप देखो, अब अगर सेफ आप अलग अलग वारदातें जो आप क्राइम की वारदात के ऊपर से अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो जस्ट टेक द फिगर्स ना, टेक द फिगर्स ऑफ द नोएडा, आप करो कंपेयर। बिल्कुल। मैं तो जब अपने बच्चे को छोड़ने के लिए गया था नोएडा, उसकी इंटर्नशिप लगी हुई थी 3 महीने के लिए, उसका पहला ही आप समझो, अब बच्चा बिल्कुल फैमिली बॉय था, बच्चा आराम से प्रोटेक्शन में जी रहा था और पहली इंटर्नशिप उसकी आई नोएडा में। अरे वाह। अब मैं जब नोएडा में उसको छोड़ने गया तो हम दिल्ली रुके हुए थे और क्योंकि वहां पे एक अच्छा सा घर हमें उसके लिए लेना था भाड़े पे, तो जब हम जाते थे 3 दिन रुके थे, रोज सुबह दिल्ली से नोएडा जाते थे, पूरा दिन अलग अलग देखते थे और शाम को वापस आ जाते थे। तो 3 दिन के लिए हमारे जो दिल्ली वाले दोस्त थे तो उन्होंने एक अच्छी कैब हमें 3 दिन के लिए बुक करके दी थी, वही बंदा हमें लेके जाता था। अब सोचो वो बंदा कैब चलाने वाला दिल्ली का बंदा, तो वो दिल्ली वाला बंदा भी बोलता था हमारे बेटे को, मतलब वो बता रहा था, एडवाइस दे रहा था कि बेटा यहाँ पे रहना है आपको, लेकिन 8 बजे के बाद मैं भी दिल्ली मतलब नोएडा छोड़ के दिल्ली चला जाता हूँ। अब सोचो जब कैब वाला बाय रोड भी है तो भी वो सोचता है, ऐसा तो अहमदाबाद में नहीं हो रहा है, ऐसा तो अहमदाबाद में नहीं हो रहा है। अब कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी बैठो, कुछ भी करो, इतना फ्रीडम मुझे नहीं लग रहा कि अब रिवर फ्रंट पे जाओ, रात को 2 बजे जाओ यार, एंजॉय करो। और अभी देखो ना, इसका बेस्ट एग्जांपल अहमदाबाद में नाइट लाइफ, मतलब फूड के अलावा क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है ना फूड के अलावा। तो अहमदाबाद वालों ने एक्सेप्ट कर दिया और क्या किया सुनो, रात को 2-2, 3-3 बजे तक कैफे चलता रहता है। हाँ, वो कैफे कल्चर, हाँ मतलब कैफे कल्चर है, तो कैफे कल्चर 3 बजे तक क्यों सोचा, वो भी धंधा करते, यानी 3 बजे तक लोग आते हैं। और 3 बजे तक लोग क्यों आते हैं? क्योंकि वो घर से निकलते हैं। घर से क्यों निकलते हैं? क्योंकि उनके मम्मी पापा को भरोसा है कि अहमदाबाद में जाएगा 3 बजे भी आएगा तो भी कोई टेंशन नहीं है। 1, 2, 3, 4 अगर इंसिडेंट है, आई एम नॉट डिनाइंग कि इट्स अ जीरो क्राइम, लेकिन वो क्राइम के पीछे भी अगर मोटिव देखना चाहोगे ना तो पर्सनल 1-to-1 होगा। तो क्रिमिनल माइंड लेके आदमी आके सीधा टकाटक वाला नहीं है बंदा यहाँ पे। कोई गैंग नहीं है, कोई गैंग नहीं है, कोई गैंग नहीं है, कुछ नहीं है। So that's a cool thing, और मुझे भी अहमदाबाद यार आप देखो ना कितने लोग पसंद करते हैं अहमदाबाद, मतलब गुजरात में जितने भी IAS IPS जो भी इनका पोस्टिंग अगर अहमदाबाद में है, अहमदाबाद गुजरात कैडर के, वो लोग यही चाहते हैं, चाहे वो आंध्रा के हो, चाहे वो बिहार के हो, चाहे यूपी के हो, कहीं के भी हो, वो चाहते हैं कि हमारा घर हम गुजरात में ही रखें, अहमदाबाद में रखें। बच्चों की पढ़ाई के लिए भी अहमदाबाद इज नंबर 1। आप देखो टॉप क्लास की हमारे पास स्कूल कॉलेजेस ये सब है। अब मांगो वो है ना, वर्ल्ड का कोई भी फूड मांगो, बिल्कुल सब मिल जाएगा आपको, यहाँ पे मांगो फ्यूजन फूड मिलेगा। या कभी आपको ऐसे डीमोटिवेटेड या स्ट्रेस्ड लगा है आपके इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री में? डीमोटिवेटेड कभी ऐसा लगा कि मेरे हिसाब से, अगेन आई एम कॉमन मैन, अब जो भी हर बंदे होता ही है सबको थोड़ा बहुत कभी ना कभी, जब हम चाहते वो नहीं होता ना, हाँ, तब डीमोटिवेट हो जाता है। उसमें 2-3 बात है। एज अ एडिटर इन चीफ हम जब चाहते कि ये इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया, हो सकता है कि शायद कुछ गलती हो गई हमारी, तो ये होता है। बाकी डीमोटिवेट मुझे नहीं लगता कि
मैं कोई एक ऐसा स्पेसिफिक ऐसा है कि जिससे मैं डिमोटिवेट होता हूँ, नो वे। डिमोटिवेट होना तो पता बेसिकली नहीं। आपके वर्क के अकॉर्डिंगली कि या- जो मेरा काम जैसे मैंने प्लान हाँ, किया था और वैसा नहीं मैं हुआ बताऊँ ना तो डिमोटिवेट नहीं है? उसमें एक फायदा ये हाँ। इंडस्ट्री का मेरा, जी। क्योंकि मैं इंडस्ट्री में हूँ। अच्छा, हमारी इंडस्ट्री का फायदा ये है कि रोज कुछ नया मिलेगा यार, ओके, रोज कुछ नया मिलेगा। इंटरेस्टिंग। अब समझो लाइफ कितनी इंटरेस्टिंग है। रोज आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। अच्छा, हर घंटे के बाद कुछ ना कुछ मिलेगा। एवरी आवर कुछ नई एवरी आवर कुछ नया आएगा। Yeah. सो इतनी इंटरेस्टिंग, बाकी जो डेस्क पे काम करता है वही इधर लेके टक 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 टक, ये मुझे लगता है कि मुझे मेरे हिसाब से वो बोरिंग लगता है मुझे। मेरे जैसे बंदे को, मेरे जैसे नेचर वाले को, या हमारी इंडस्ट्री के नेचर वाले को वो अच्छा लगता है कुछ ना कुछ नया करो, ये करो वो करो। ओके, इसमें विजुअल्स लगाओ, इसमें ये बैकड्रॉप डालो, इसमें ये वर्ड यूज करना, इसकी हेडलाइन ऐसे बनाओ। अब समझो, अब एक ही हेडलाइन बनाई वो तो चलेगा नहीं, बिल्कुल धड़ाधड़ कुछ ना कुछ नया देना पड़ेगा। तो अब बारिश आई तो बारिश के लिए कितने वर्ड्स है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, बारिश आती है तो क्या बताओगे? तो बारिश के लिए नए नए वर्ड्स ढूंढते हम हाँ, कि ये आया, उसमें गुजराती में 5-7 वर्ड है। मुसळधार वरसाद, सांबेलाधार वरसाद, झरमर वरसाद, अमी छाटना, मतलब बहुत मजा आता है। अब Nice. इसीलिए आया, बोला यार ये नहीं, इसकी जगह ये कर दो। Okay. और इन सबके बीच में जब भी अंबालाल की आगाही आ जाती है, अंबालाल पटेल की, तो और मजा आ जाता है। अभी तो आएगा, चलो लगा दो, अंबालाल पटेल ने ये बोल दिया, ये मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने ये बोल दिया, तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाइस। तो आई थिंक काफी सारे स्टूडेंट्स जो हमारे सुन रहे होंगे तो दे विल बी इंस्पायर्ड। और जैसे आपने बताया कि एवरी डे इज इंटरेस्टिंग, तो मुझे कभी ऐसी डीमोटिवेटेड फील ही नहीं हुआ ऐसा कभी मुझे बहुत ज्यादा। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज काफी सारे जॉब करियर्स में लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। लाइक जॉब जाना इनके लिए एक डीमोटिवेशन है बेसिकली। तो दैट्स अ कूल पार्ट कि आप फन भी कर सकते हो, मजे भी कर सकते हो, और आप सोचो फील्ड में जो काम करता है बंदा, हाँ जी, उसको भी कितना मजा आता है। हाँ, रिपोर्टर्स जो अच्छा, एक अगर अनेक पावरफुल वाला है ना, ये आपके पास जो माइक है ना, तो पावर आप यू कैन आस्क क्वेश्चन टू कलेक्टर, अथॉरिटी से बात कर सकते हो, पॉलिटिशियन से बात करते हो, फिल्म स्टार आता है इससे बात करो, गैंगस्टर का इंटरव्यू है तो उनसे बात। अब समझो कितना, मतलब वो मजे वाली बात है। अब थ्रिल आएगी तुमको, यहाँ जाना है, अच्छा कैसे करके यहाँ घुसना है, वो इंटरव्यू नहीं दे रहा तो कैसे करके जुगाड़ करके ऐसे इंटरव्यू लेके आओ, है ना। आपके दिल में जो लोगों के सवाल है वो आप पूछ सकते हो। तो ये वाली मजा तो मेरे हिसाब से ये इंडस्ट्री में और जॉब में नहीं है, और किसी में नहीं है यार। वाह, दैट्स कूल। अभी जैसे आपने बताया कि काफी पॉलिटिशियन, टीवी एक्टर्स और फेमस लोग, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ? आपने भी, आज तो मैं आपका पॉडकास्ट ले रहा हूँ, आपने भी काफी लोगों के इंटरव्यूज लिए होंगे या लोगों से बात किया होगा, तो कभी आपको किसी पर्सनालिटी के सामने नर्वस फील हुआ कि इनका जब मैं बात कर रहा था ना, इनसे जब मैं बात था, आई फेल्ट लिटिल नर्वस, ऐसा कभी हुआ? शुरू में थोड़ी सेकंड्स के लिए, क्योंकि इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद वो आ जाता है, रूटीन हो जाता है, लेकिन नर्वस हुआ था डार्लिंग। और वो सामने मेरी फेवरेट माधुरी दीक्षित का इंटरव्यू कर रहा था, सो दैट वाज, ओह माय गॉड यार, क्या यार ड्रीम फिगर थी वो तो हमारी। तो माधुरी के सामने जब हम बैठे ना, माधुरी जी के सामने, मतलब बोलूं यार, सवाल पूछो यार, उनको देखो सवाल। वो माधुरी जी का इंटरव्यू, इट वाज वन ऑफ द लेजेंड। हाँ, मतलब बार जैसा अभी मैंने 5-7 बार किया, उधर बार 25 बार किया था। ठीक है, ये मैंने अपने आर्टिस्ट को बोला था, बोला ठीक है ना, थोड़ा भी वो यहाँ ब्लैक नहीं दिख रहा ना, ये यार वो अच्छा था। अब हम लोग थोड़ा सा ना अहमदाबाद सिटी के बारे में बात करते हैं। अहमदाबाद सिटी आपको कैसी लगती है? अब इसकी वाइब के बारे में बात बताओ मुझे। अहमदाबाद सिटी की वाइब आप कैसे देखते हैं? अहमदाबाद सिटी की वाइब है ना, मेरे हिसाब से बहुत वेरिएबल है। कैसे डिवाइड? अगर अहमदाबाद सिटी है ना, उसमें कोई एक फिक्स आप उसके लिए नहीं बोल सकते हो, क्योंकि अहमदाबाद के मूड है ना, हर 2 किलोमीटर में बदलता है। अहमदाबाद इतना इंटरेस्टिंग सिटी है साहब, हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के बाद उसका मूड बदल जाता है। एक है, एक एरिया में आओगे आप तो यहाँ आपको अलग वाइब्स मिलेंगे, एक उसके 3 किलोमीटर और आगे चले जाओ तो अलग, 3 किलोमीटर पीछे चले जाओ अलग, 10 किलोमीटर दूर जाओ बिल्कुल अलग,
15 किलोमीटर दूर जाओ बिल्कुल अलग। अब सोचो कि इतना इंटरेस्टिंग सिटी मुझे नहीं लग रहा है कि शायद कहीं होगा। इक्वल लगता है हम कहीं जाते हैं तो। अब अहमदाबाद की ओल्ड सिटी में चले जाओ, अरे यार लैंग्वेज बदल जाती है, इवन यू वोंट बिलीव। हम तो ये इलाके की बात करें, लैंग्वेज मुझे ये बहुत मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं कोई भी बंदा 2-5 मिनट मेरे सामने बोलता है ना, मैं तुरंत उसका डिस्ट्रिक्ट बता देता हूँ कि आप बनासकांठा से हो, आप अमरेली से हो, या आप बड़ौदा से हो, या नडियाद से हो, ये ना। तो ये अहमदाबाद में भी ऐसा है। अहमदाबाद में सबकी झलकियां हैं। हाँ, सबकी झलकियां। आप देखोगे ना तो आप खाड़िया के लोगों को पकड़ लोगे। अच्छा, ये जो मुस्लिम इलाका है उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जुआपुरा के मुस्लिम भाई से बात करोगे ना तो उसका एक अलग टोन होगा। हाँ जी, बिल्कुल। शाहपुर में जाओगे ना तो एक अलग टोन मिलेगा, नरोड़ा पाटिया में तो एक अलग मिलेगा, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग लोग बसे हैं। नरोड़ा पाटिया में साउथ से आए हुए मुस्लिम ज्यादा बसे हैं, इधर बिहार वाले ज्यादा है, इधर यूपी वाले ज्यादा है, तो उनकी जो है ना वो टोन बदल जाता है। अब नरोड़ा में जाओगे तो नरोड़ा के जो टीपीएल गांव है, नरोड़ा गांव, उनके लोगों की एक लैंग्वेज ही अलग आएगी। अब ये वेजलपुर गांव है, वेजलपुर गांव में जाओगे तो वहाँ का लोकल जो है ना उसकी लैंग्वेज अलग आ जाएगी। थलतेज गांव में तो थलतेज गांव की अलग आ जाएगी। सब बहुत इंटरेस्टिंग है अपना अहमदाबाद है ना, इतना डिफरेंट डाइवर्सिटी है इतनी, ओ माय गॉड, बहुत इंटरेस्टिंग है। और अहमदाबाद मुझे लगता है वेलकमिंग और टेस्ट भी अलग है। हाँ। आप हर एक एरिया का टेस्ट देखना, सही बात है। हर एक एरिया का टेस्ट अलग है। वहां पे जाओगे तो आपको टमेटा वड़ा मिलता है, हाँ। बापू नगर में टमेटा वड़ा मिलता है। वहां जाओ तो आपको लगेगा कि ओ माय गॉड। निकोल में जाओगे तो बोलेगा अरे यार मैं निकोल में आया हूँ या सावरकुंडला में आया हूँ, भावनगर में आया हूँ, अमरेली में आया हूँ, तो बिल्कुल अलग दिखेगा यार। नाइस बढ़िया। और अहमदाबाद मुझे लगता है बहुत वेलकमिंग भी है, जो बाहर से भी लोग आते हैं उनको अच्छा वेलकम ही करते हैं। हाँ, यहाँ पे आओ, बाहर के लोग यहाँ पे आओ तो खास यहाँ ये साइड आओ, पश्चिम में जो पोस्ट पश्चिम है वो खांसते भी अंग्रेजी में खांसते हैं। अंग्रेजी में खांसते हैं, वो एक्सक्यूज मी। और वहाँ पे कुछ नहीं होता, आप खड़े हो यहाँ पे थूक देगा वो। ये नेचुरल अहमदाबादी है यार। क्या उसमें, अरे मैंने थूक, अरे मैंने खांसा तो आपको मुझे एक्सक्यूज मी क्या बोलना है, सॉरी क्या बोलना है? मुझे ठीक आ रही है तो मैं सॉरी क्यों बोलूं आपको यार? ये तो आ रही है। अहमदाबाद मुझे लगता है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नदी के इस पार वाला और नदी के इस पार वाला। उसमें हम लोग ऐसा देख सकते हैं यहाँ पे दम्भी लोग जीते हैं। ये जो है ना ये एक्सक्यूज मी, ये दम्भी है, है ना, हिपोक्रेसी है, हिपोक्रेसी है। वहाँ नेचुरल जीते हैं। ये बिल्कुल हिपोक्रेसी है। ऐसा नहीं है, गलत कर रहा था, ऐसा नहीं, नजदीक बहुत आके, अरे कम ऑन यार, वहाँ पे चिपक जाते 3-4 बार एक बात करते कैसा है, बढ़िया सब रहे। हाँ, तो ये एक फर्क है थोड़ा अहमदाबाद में। आप GTPL के एडिटर इन चीफ हैं, आप इतना कंटेंट देखते भी हैं, लिखते भी होंगे, प्रिपेयर भी करते होंगे, काफी सारा कंटेंट है, आप इतने सालों का आपके पास एक्सपीरियंस है। तो हमारे जो आज के हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, स्पॉटलाइट द मीडिया इंस्टीट्यूट, तो ये इंस्टीट्यूट है ना, ये मैं आपको इस इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ये इंस्टीट्यूट पे ना आरजे और एंकरिंग के प्रैक्टिकल क्लासेस दिए जाते हैं, जहाँ पर आपको डिलीवरी, वॉइस मॉड्यूलेशन और एथिक्स जो हो गए, जर्नलिज्म के और भी बहुत सारी चीजें, कैमरा कैसे फेस करना। आप भी पहली बार जब कैमरा पे गए होंगे तो इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। यस, वेरी ट्रू। आपके लिए हमेशा पहली बार कैमरा पे जाना वाज अ लिटिल नर्वसनेस ही हो। तो स्पॉटलाइट प्रिपेयर करता है कि आप स्टेज एंकरिंग कर सकते हैं या फिर कैमरा एंकरिंग कर सकते हैं। एंकरिंग और आरजे के क्लासेस इनके हैं बेसिकली। तो आपको ये आइडिया कैसा लगता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस आइडिया? नहीं, ये होना ही चाहिए, क्योंकि एक बात है कि मैंने बताया ना कि मैंने जब एंकरिंग शुरू किया तो मैं ये सेंस वाली बात लेके ही चला था। मैं एकलव्य की तरह उस वक्त स्टार टीवी चलता था, स्टार न्यूज़, उसमें विनोद दुआ और प्रणव रॉय, उनके 1 घंटे का टाइम स्लॉट उनको मिला था। पहले दूरदर्शन में उन्होंने टाइम स्लॉट लिया था। ये देख के मैं सीखा कि कैसे बोलते, विनोद दुआ जी कैसे बोलते थे। फिर धीरे धीरे अहमदाबाद दूरदर्शन में भी विजय ठक्कर है, शोभा मोदी जी थे, वो लोग की बोलने का जो अंदाज था वो मैंने कोशिश की अपने आप से सीखने की, अडॉप्ट करने की। उनकी मिमिक्री करता रहा मैं,
तो धीरे धीरे अपने आप को मोल्ड किया मैंने, उनके टोनेशन को पकड़ने की मैंने कोशिश की, पर्टिकुलर किया, क्योंकि उस वक्त एक अलग तरीके से था, नमस्कार दूरदर्शन समाचार में आपનું स्वागत है, वो चलता था, वो सबको ऐसे ही सबको ऐसे ही बोलना है। तो धीरे धीरे मैं सीखा कि नहीं बेसिक क्या है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जर्नलिज्म में पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन वो जो बेसिक थे ना, वो उनको धीरे धीरे फिर ऐसे बुक्स पढ़ता था, ये वो करके करके। लेकिन आप जो इंस्टीट्यूट चला रहे हो, मुझे लगता है बहुत ही जरूरी है जी। क्यों? ये मैं ऐसी बात बता रहा हूँ, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि हिंदुस्तान की, गुजरात की, अहमदाबाद की एक भी जर्नलिज्म कॉलेज नहीं है, एक भी जर्नलिज्म की ऐसी यूनिवर्सिटी, मतलब ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जर्नलिज्म सिखाने वाला जिसमें एंकरिंग का स्पेशल कोई सब्जेक्ट हो। एक बुक का एक छोटा सा चैप्टर खाली एंकरिंग का रखा हुआ है। ओके, दैट्स इट। या दैट्स इट। और वो तो बहुत बड़ा पार्ट है जॉब का। वही अभी आप समझो कि अभी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या तो अभी जो हम कर रहे हैं पॉडकास्ट है, तो ये क्या है, वन टाइप ऑफ इंटरव्यू है। अब इंटरव्यूइंग स्किल के लिए कोई भी सिलेबस के अंदर एक बुक नहीं है। ओके, जो मैं बहुत ही कुछ कम वक्त में मैं इसे लॉन्च करने वाला हूँ। क्या बात है। इंटरव्यूइंग स्किल हर जगह पे काम पे आता है, आप समझ लो। अगर आप रिपोर्टर है जी, अगर रिपोर्टर है, आप सवाल पूछते हो, जब 1 to 1 तो वो भी एक इंटरव्यू है। एग्जैक्टली, हाँ, उसमें इंटरव्यू का मतलब है कि सवाल ही पूछना। एग्जैक्टली, तो आपको सवाल कैसे तैयार करना है, किस तरीके से पूछना है, ये जो कला है ना, ये स्किल है, ये इंटरव्यूइंग स्किल जब डेवलप होगी ना, सो मैंने बुक का टाइटल ही मेरा है कि जर्नलिज्म इज जीरो विदाउट इंटरव्यूइंग स्किल। करेक्ट, क्योंकि कोई भी जर्नलिस्ट है उससे सवाल ही पूछने। अगर मैं तो बताऊं कि अगर मैंने पुलिस कमिश्नर जी को भी फोन किया, मैंने डीसीपी को फोन किया, तो जब भी मैं फोन पे भी बात करता हूं तो मैं सवाल ही पूछ रहा हूं ना, बिकॉज मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। अब वो सवाल में मैं जैसे किस बंदे को किस तरीके से पूछना है, वो अगर आर्ट मेरे में नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि ये हाँ, या तो ये इंटरव्यूइंग स्किल के लिए ये आप जो चला रहे हो ना, मेरे हिसाब से ज्यादा, ताकि आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छे स्किल्ड, मतलब यही स्किल से डेवलप हो चुके हुए बंदे या बंदियां आ सकती है। इसके लिए ना मैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी थैंक यू कहना चाहूँगा, जिन्होंने स्किल इंडिया मूवमेंट को हमारे देश में लाया, जिसके तहत हम लोग भी 19 के साथ में जुड़े हुए हैं। तो इसके तहत मिशन यही है कि जितना भी हो सके लोगों को स्किल्ड बनाने की कोशिश की जाए। तो स्पॉटलाइट द मीडिया इंस्टीट्यूट पे एंकरिंग और आरजे के पर्टिकुलरली, जहाँ पर कंटेंट राइटिंग भी होता है, कैमरा एंकरिंग के बारे में बात करते हैं, स्टेज एंकरिंग के बारे में, प्लस न्यूज एंकरिंग का जो आपने अभी बताया कि इंटरव्यूइंग स्किल, तो इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है और मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपने अभी मुझे बोला कि मेरे पास एक पूरा क्योंकि मैंने भी इसके ऊपर बहुत डिटेल स्टडी की। मेरे पास वर्ल्ड की जितनी इंटरव्यूइंग स्किल के ऊपर करीबन 20 से ज्यादा बुक्स है ना, वो सब मैंने रखी हुई है। वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट, जिसमें आपको जो जर्नलिज्म में सबसे ज्यादा जो परफॉर्म मेरे हिसाब से यूके और यूएस ने किया है। हाँ, तो उनके ऑथर की बुक्स मैंने रखी हुई, मैं डेली उसको पढ़ता हूँ। अपने आप में चेंज लाए, मैंने बोला ना, फंडामेंटल कभी चेंज नहीं होंगे, जो बेसिक्स कभी चेंज नहीं होंगे। रिसेंटली हम लोग आपके जीटीपीएल के स्टूडियो में भी हमारे सारे स्टूडेंट्स विजिट करने के लिए आए थे। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, हमें भी बहुत अच्छा लगा और बच्चे भी बहुत एंथुज हैं। या सब लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला उस दिन, काफी लोग इंस्पायर हो गए। तो उसी से ही मुझे ये आइडिया आया कि हमें ये पॉडकास्ट करना चाहिए, ताकि लोगों को थोड़ा और ज्यादा इसके बारे में पता चले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दैट अपॉर्चुनिटी हमारे सारे स्टूडेंट्स की तरफ से। आजकल आपने देखा होगा काफी सारे यूट्यूब चैनल भी हैं जो न्यूज़ डिलीवर करते हैं। काफी ज्यादा न्यूज़ जो है सोशल मीडिया पे भी सर्कुलेट होती है। और तो आप ये जो सोशल मीडिया वाली न्यूज़ है और प्लस जो ऑथेंटिक जो पुरानी ट्रेडिशनल न्यूज़ है, तो इस पे आपका क्या टेक है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट? इसमें क्या डिफरेंस है और ये कितनी ऑथेंटिक है या नहीं, और लोगों को क्या फॉलो करना चाहिए? ऑथेंटिसिटी का सवाल बट ऑब्वियस बार बार उठा है जी, अलग अलग प्लेटफॉर्म से उठा है जी।
बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स ने भी ये सवाल उठाए जी कि सोशल मीडिया पे आने वाला जो भी एक कोई खबर है या तो कोई भी वहाँ पे सोशल मीडिया पे जो भी हम देखते हैं, क्या उस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये एक सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आंसरेबल नहीं है, जवाबदेही नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ जवाबदेही नहीं होती है वहां पे आप भरोसा नहीं कर सकते। बिल्कुल। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि वो प्लेटफॉर्म पे सब लोग ऐसे है ना, ऐसा नहीं है। कई ऐसे अच्छे हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं जो जिन्होंने ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए, लेकिन जिस तरह से फ्लो आ रहा है ना, उसमें सब कुछ सच मानने की गलती मत करिएगा जी। गलती मत करिएगा। सो आप अपनी राशनिंग पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। कई बार हमने देखा कि सोशल मीडिया पे ही हम हमारी खुद की बात करें, हम भी जब देखते हैं तो हमें लगता है कि ये आया तो नहीं लग रहा है ना, चलो चेक, लेट मी चेक क्या तो चेक कहाँ करेंगे हम? एग्जैक्टली आप यहाँ तो न्यूज़पेपर, यहाँ तो टीवी पे या टेलीविजन, क्योंकि ऑथेंटिसिटी है ना, उसका सवाल है। एग्जैक्टली ऑथेंटिक, क्योंकि हम आंसरेबल है साहब। अगर हमसे कुछ गलती हुई ना तो तुरंत ही हमें जवाब देना पड़ेगा। और सोशल मीडिया पे कोई जवाब देने वाला किसको पकड़ोगे? प्लेटफॉर्म आपका है ही नहीं हिंदुस्तान का। ट्रू। अब जितने भी वो प्लेटफॉर्म है आपके, एक भी हिंदुस्तान के नहीं है, वो अपने नॉर्म्स से चला रहे। कैसे कितनी ऐसी अंदर आपको मिलेगी मैटर्स, कितने सारे स्टफ आपको मिलेगा जो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल आप चाहते नहीं है। अभी सोशल मीडिया की तो सर कोई बाउंड्री ही नहीं रह गई ना, मतलब आपके सामने किसी भी तरह का कंटेंट आ सकता है। वेरी ट्रू। कोई ऐसी बाउंड्री रही नहीं गई। वेरी ट्रू। तो इसलिए न्यूज़ के लिए तो हमेशा ऑथेंटिक क्या रहेगा, हमेशा सबसे बढ़िया रहेगा कि यू कैन वॉच द ऑथेंटिक न्यूज़ और बिलीव उसी को ही करो बेसिकली। वाओ, दैट्स वंडरफुल। सर आप अपने जीटीपीएल में जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट्स है और कई बार है ना सर, मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन के बीच में ना कभी पैसे नहीं आने चाहिए। ऐसा मेरा निजी मानना है कभी कभी कि एजुकेशन जो है ना वो कभी कभी है ना लोगों के लिए थोड़ी सी किफ़ायती होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे देश में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, सर्कमस्टेंसेस बहुत डिफरेंट है, तो कई लोग होंगे जो शायद ऐसे कोर्सेस या फिर ऐसे कोई जर्नलिज्म या इतनी पढ़ाई या इतना सब कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे, राइट? बट फिर भी वो पैशनेट है। जैसे आपने बताया ना कि एक सेंस होनी चाहिए आपके अंदर जर्नलिज्म के लिए, वो सेंस है उनके पास में। तो क्या जीटीपीएल ऐसी कोई इंटर्नशिप या फिर ऐसा कुछ प्रोवाइड करता है ताकि उनको एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मिले और साथ में वो लोग सीख भी पाएं? यस, शायद आपको मतलब अच्छा लगेगा कि, और हमें भी मतलब प्राउड है कि जितनी भी जर्नलिज्म के इंस्टीट्यूट्स है यहाँ पे जी, उनमें से ज्यादातर खास करके वो लोग भी जो उनके हेड है वो लोग भी बच्चों को पहली पसंद वो बोलते हैं कि आप जीटीपीएल में जाइएगा जी, क्योंकि इंटर्नशिप करना बहुत जरूरी है हर बच्चे के लिए जी। इंटर्नशिप करोगे तब जाके आपको पता चलता है। देखो बेसिक क्या, इंटर्नशिप क्यों करनी चाहिए? मैं मजाक के तौर में बोलता हूं कि एक लड़की जी और एक लड़का जब दोनों शादी के लिए दोनों परिवार एक दूसरे को मिलाते हैं, बिल्कुल उन्होंने पूछ लिया, लड़की ने लड़के से पूछ लिया, लड़के ने लड़की से पूछ लिया, दोनों परिवार ने भी एक दूसरे से, समधियों ने एक दूसरे का पूछ लिया, हो गया। तो सेम डे शादी क्यों नहीं करते? दे टेक टाइम, ताकि सेम डे शादी क्यों नहीं कर लेते? अब देखने आया, लड़की है लड़का है, क्या करता है, अच्छा बैकग्राउंड भी हमने चेक कर लिया, सब कुछ हो गया। हाँ, दोनों एक दूसरे को, दोनों परिवार एक दूसरे के बारे में भी जान लिया। तो सेम डे शादी क्यों नहीं करते? बिल्कुल, उस टाइम एंगेजमेंट करते हैं और फिर शादी करते हैं, थोड़ा टाइम में टाइम रहता है। हाँ, वो क्या है, वो इंटर्नशिप है। ये है कि ये लड़का और ये लड़की, लड़का इस वक्त के दौरान, लड़की भी इस वक्त के दौरान अपने आप को जज करती है कि मैं लड़का तो हूं, लेकिन क्या हस्बैंड बनने के लिए मेरे में वो है क्वालिटी? लड़की बोलती है कि मैं लड़की तो हूं, लेकिन क्या मैं बहू बनने के लिए मेरा ठीक है? सेम वे स्टूडेंट ही है, लेकिन क्या मैं एम्प्लॉय बनने के लिए मुझे क्या क्या कमी है?
क्योंकि एक भी यूनिवर्सिटी, एक भी कॉलेज अच्छा स्टूडेंट देती है, बिल्कुल, लेकिन एम्प्लॉय कैसे बनना है ना, वो अंदर नहीं सिखाते। सिखाया जाता। टाइमिंग वाला मामला, ये वाला मामला, तो जब वो लोग इंटर्नशिप करते हैं ना, तब उन्हें पता चलता है कि 8 घंटे की ड्यूटी, बीच में 1 घंटे का लंच आवर, लोगों के साथ मिलना, एम्प्लॉय से को आपके कलीग से ऐसे कैसे मिलना, तो ये मिलता है उनको सीखने को ताकि आने वाले दिनों में जैसे वो जॉब ज्वाइन करते तो अच्छी तरह वो लोग परफॉर्म कर पाए। सो दैट्स व्हाई इंटर्नशिप हर एक बंदे को करनी चाहिए, टफ से टफ इंटर्नशिप करनी चाहिए। नाइस, वाओ, दैट्स आई थिंक इंस्पायरिंग। आपने बहुत एक अच्छे एग्जांपल के साथ ही हमें समझाया और स्टूडेंट्स को भी बहुत क्लियरली समझ आया होगा कि क्यों इंटर्नशिप इतनी ज्यादा जरूरी है, कि एक स्टूडेंट से एम्प्लॉय बनने की एक जर्नी है वो। वाओ, आई रियली लाइक योर आंसर। इन द एंड मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछूंगा कि एक मैसेज बताइए लोगों के लिए जो आपको लगता है कि आपके जीवन का सबसे बेस्ट लेसन सीखा है आपने, कि मेरी जीवन का सबसे बेस्ट लेसन है ये। मेरी जीवन का बेस्ट लेसन एक ही लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में बिल्कुल जीते रहिएगा। और मैं पता नहीं आप जो भी भगवान में मानते होंगे, ऊपर बहुत सारे हैं, उनमें से जो भी जिसको भी आप फॉलो करते हो, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है कि लाइफ में अगर कोई सही गॉड है ना, तो टाइम है। टाइम इज अ गॉड। वक्त को सलाम करिएगा, वक्त को प्रणाम करिएगा। आज की तारीख में भी मैं घर से निकलता हूं तो मेरे घर पे जो भगवान है, माता पिता है, उनको तो, लेकिन मैं घड़ी के सामने प्रे करके निकलता हूं कि समय है, समय अभी जो चल रहा है ना, उससे बुरा मत देना, अच्छा देना है तो देना, या तो यही समय रखना। वक्त है ना, उसके साथ कंटिन्यू चलते रहो। वक्त है, उसको देख के ही अपने आप को बदलते रहो। अगर नहीं बदलोगे तो आपका वक्त आपको बदल देगा। सो वक्त के साथ चलते रहो, जो है उसमें मजे करते रहो, बस दैट्स ऑल। वाह, वंडरफुल, थैंक यू सो मच देवांग सर। आपसे बात करके ना मुझे बहुत मजा आया, बहुत कुछ नया जानने को मिला। मी टू बॉस, आपका भी जो पैटर्न है ना, जो बात करने का, सवाल पूछने का अंदाज, इट इज रियली वन ऑफ द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं आपसे एट द एंड खाली एक ही बात बताना चाहता हूँ कि आप बहुत फनी कैरेक्टर भी हैं, आप मजेदार भी हैं, आप ओपन भी हैं, और मुझे आपसे बात करके लिए इसलिए भी ज्यादा मजा आया क्योंकि आपने कोई भी क्वेश्चन से पहले मुझसे कुछ डरे नहीं और नेचुरल होके आंसर दिए। दैट्स व्हाट आई वांटेड बेसिकली। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि किसी दिन हम वापस से एक और पॉडकास्ट करेंगे और थोड़ा लाइट हार्टेड करेंगे। पक्का, जहां पर हम न्यूज़, ऐसे सब्जेक्ट है उस पे बात कर सकते हैं, जहां पर हम न्यूज़ और ये सीरियस बातें नहीं करेंगे। वेरी ट्रू। कुछ और फनी बातें करेंगे। पक्का, है ना, ताकि आपके फनी एक्सपीरियंस भी देख पाएं। श्योर श्योर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बाय। ऑलराइट।